नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। द इनसाइड स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी में आखिरी दांव, क्या मंडल वर्सेस कमंडल पर चुनाव? वक्त है आज की बड़ी खबरों की इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाने का। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर क्या मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई का चुनावी एजेंडा सेट हो गया है? बताएंगे आगे आपको इसकी इनसाइड स्टोरी। बीजेपी का क्या है वो प्लान 230, जिसे शिवराज का संकट मोचक भी माना जा रहा है? इसकी भी इनसाइड स्टोरी आगे आपको जरूर देखनी चाहिए। और राजस्थान में क्या वसुंधरा राजे अलग थलग पड़ती दिख रही हैं या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? इसकी इनसाइड स्टोरी भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले बात यूपी की, जहां की 80 लोकसभा सीटों के लिए चुनावी एजेंडा अब आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने जहां ओबीसी जातियों की गोलबंदी का दांव चला, वहीं बीजेपी के पास इसका तोड़ है हिंदुत्व। तो क्या चुनावी लड़ाई मंडल वर्सेस कमंडल की शक्ल अख्तियार करने वाली है? देखिए खास रिपोर्ट। एक तरफ हिंदू गौरव दिवस, दूसरी तरफ ओबीसी महासम्मेलन। एक की आयोजक बीजेपी, दूसरे की आयोजक समाजवादी पार्टी। दो पार्टियां, दो शहर, दो आयोजन। दोनों का एजेंडा अलग अलग, लेकिन टारगेट एक। 2024 का लोकसभा चुनाव, यूपी की 80 सीटों का दांव। 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? तो क्या यूपी में 2024 का लोकसभा चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल होने जा रहा है? क्या 80 सीटों में बीजेपी के हिंदुत्व और समाजवादी पार्टी के ओबीसी कार्ड का इम्तिहान होना है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा इसे समझिए। अलीगढ़ में बीजेपी ने यूपी के अपने पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर एक बड़ा आयोजन किया, जिसका नाम रखा हिंदू गौरव दिवस। दूसरी ओर ठीक उसी समय लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने ओबीसी जातियों का सम्मेलन करवाया। उस सम्मेलन में यूपी में जाति जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठा। इससे ऐसा लग रहा है कि 2024 में यूपी की 80 सीटों का चुनावी एजेंडा सेट हो गया है। एक तरफ मंडल, दूसरी तरफ कमंडल। अलीगढ़ में तो अमित शाह 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने की हुंकार भर गए। अखिलेश यादव भी ऐसा ही ऐलान कर चुके हैं। 2024 में चुनाव आने वाला है। आप बताइए, 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? अरे हम सब जोर से उन्हें खिलाएंगे। श्रद्धेय बाबूजी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। हम तो वही लोग हैं जो पिछड़े बना दिए गए। वैसे तो हम लोग अगड़े हैं। आज सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी कड़ी अगर कोई बन सकती है तो वो हमारी जाति जनगणना है। और जाति जनगणना हम लोग इसलिए चाहते हैं कि हम हर समाज के लिए कुछ न कुछ देना चाहते हैं। दोनों तरफ के इन दावों का टेस्ट अभी जमीन पर होना बाकी है। लेकिन कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर बीजेपी ने दो समीकरण एक साथ साधे। एक हिंदुत्व और दूसरा ओबीसी जातियां। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी मना रही है हिंदू गौरव दिवस। की बीजेपी एक तरीके से इसके जरिए अपनी 2024 की तैयारी को भी पुख्ता कर रही है। पर फिर बीजेपी ने कोशिश यही की है कि कल्याण सिंह के नाम पर इस एक तरीके से वोटर को भी साधने की कोशिश की जाए। कल्याण सिंह जिस लोध समाज से आते थे वो ओबीसी में शामिल है। वैसे यूपी में करीब 42 से 43% ओबीसी आबादी है। यूपी की 50 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर ओबीसी आबादी का असर है। 2024 की लड़ाई मंडल वर्सेस कमंडल होने वाली है। कुल मिलाकर के 9 साल की केंद्र सरकार की असफलताओं को लेकर के हम चुनावी
मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे और जो सरकार की नाकामयाबियां हैं उन्हीं पर हम इनको सत्ता से बेदखल भी। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जहां ओबीसी कार्ड के भरोसे है, वहीं यूपी में बीजेपी ओबीसी जातियों को हिंदुत्व के झंडे तले लाकर चुनावी जीत का फॉर्मूला तलाश रही है। इसकी झलक दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दिखती है। मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी हैं, जो कि कुल मंत्रियों का 35% है। योगी सरकार में 21 मंत्री ओबीसी हैं। 2022 के यूपी चुनाव में अपना दल एस और निषाद पार्टी जैसी ओबीसी पार्टियों से गठबंधन किया। वहीं ओम प्रकाश राजभर की एसबी-एसपी की भी एनडीए में वापसी हो गई है। जब ये सत्ता में समाजवादी पार्टी रहती तब जातिवाद जनगणना की बात नहीं करती। ये सम्मेलन में क्या कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे? है हिम्मत अखिलेश जी को? अगर हिस्सेदारी की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, इन्होंने तो धोखा दिया मुसलमानों को। 9% यादव का वोट, 18% मुसलमान का। और जोल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान 18% चापा वोट सपा को। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाना हुआ तो यादव। लोकसभा चुनाव में अब करीब 8 महीने का वक्त है, लेकिन यूपी की 80 सीटों के लिए बड़े बड़े दांव चले जा रहे हैं। इससे राजनीतिक कटुता कैसे बढ़ रही है, इसकी गवाह हैं ये 2 तस्वीरें। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान पर घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार के दौरान रविवार को किसी ने स्याही फेंक दी, तो सोमवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ओबीसी सम्मेलन के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर किसी ने जूता फेंक दिया। स्याही कांड और जूता कांड दोनों के आरोपी हालांकि पकड़े गए, लेकिन इससे चुनावी तपिश का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के जवाब में समाजवादी पार्टी यूपी में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों की गोलबंदी की कोशिशों में जुटी है। इसके लिए अगले महीने से सामाजिक एकीकरण सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। लखनऊ से संजय त्रिपाठी और अलीगढ़ से अंकित गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में मिशन 2024 की तैयारी हो रही है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 2023 में जुटी हुई है, जहां बीजेपी चुनाव के ऐलान से पहले ही 39 उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है। इसके बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी स्पेशल 230 ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया। दूसरे राज्यों से आई इस स्पेशल 230 ब्रिगेड की रिपोर्ट ही साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी की लाइन द लेंथ तय करेगी। पहले 39 उम्मीदवारों की लिस्ट, फिर अमित शाह का दौरा, कांग्रेस के खिलाफ करप्शन वाली चार्जशीट और अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। दाएं बाएं भड़काए मगर श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इन चीजों का स्पेसिफिक जवाब दें कि 2002 में आपने बजट का कुल आकार 23,100 करोड़ पर छोड़ा था, हमने इसको 3,14,000 करोड़ पर पहुंचाया है। इसका जवाब कांग्रेसियों ने देना चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में है। मध्य प्रदेश में फिर एक बार बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने के लिए स्पेशल 230 ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया है। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी को झटका दिया था। 2023 में 2018 जैसा सीन ना दोहरा जाए, इसके लिए बीजेपी जमीनी हालात जानने पर फोकस कर रही है। दूसरे प्रदेश से आए 230 विधायक मध्य प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। ये विधायक अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र में 27 अगस्त तक रहेंगे। ये जो भी काम करेंगे वो गोपनीय होगा। बाहर से आए ये विधायक स्थानीय नेताओं का सहयोग नहीं ले रहे हैं। दूसरे राज्यों के विधायकों से सर्वे कराने के इस आइडिया के पीछे अमित शाह का दिमाग है। जमीन से क्लियर फीडबैक मिले, इसके लिए दूसरे राज्यों से विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। जहाँ भी चुनाव हुए
तो दूसरे राज्यों से नेता वहां जाते थे चुनाव प्रचार के लिए और बाकी के लिए, ये उसी का एक्सटेंशन है। लेकिन उनकी उपयोगिता कितनी होगी चुनाव में, मुझे नहीं लगता। दूसरे राज्यों से आए 230 विधायक अपने अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की जीत की संभावना पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश में 127 बीजेपी के विधायक हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में ये पर्यवेक्षक बीजेपी विधायक को लेकर वोटर, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। ये पता कर रहे हैं कि मौजूदा बीजेपी विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, वोटरों की नाराजगी को कैसे दूर किया जा सकता है। टिकट के दूसरे दावेदारों से भी पर्यवेक्षक संवाद करेंगे। इन गोपनीय रिपोर्ट्स के जरिए बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की काट तलाशेगी और इसी को आधार बनाकर बाकी बची 191 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय होगा। तो इस बार हम लोगों ने 230 विधायक सब विधानसभाओं पे जाएंगे, जो तय उनको मानदंड है उसके आधार पे अवलोकन करके अपनी रिपोर्ट देंगे। जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायक नहीं हैं, उन सीटों पर दूसरे राज्यों से आए पर्यवेक्षक बताएंगे कि इन सीटों पर जीत के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। मौजूदा विपक्षी विधायक की ताकत और कमजोरियों की जानकारी भी रिपोर्ट में होगी। इन विधानसभा क्षेत्रों के अहम मुद्दों को भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। बीजेपी की खास नजर उन विधायकों के इलाकों पर है जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए थे। विकास, जन कल्याण, गरीब कल्याण के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। प्रश्न केवल बीजेपी के खिलाफ, इसकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, यही नहीं है। प्रश्न ये है कि बीजेपी के दौर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं यहाँ से जहाँ तक देख रहा हूँ, चुनावी तैयारियों में एक कदम आगे रहने के लिए बीजेपी की ब्रिगेड 230 काम में जुटी हुई है। अमित शाह अब इस महीने 4 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। वहीं पीएम मोदी भी रोजगार मेले के जरिए मध्य प्रदेश के नौजवानों से जुड़े। आप सभी कड़ी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। आगे भी आप सीखते रहने की प्रवृत्ति जारी रखें। यानी दिल्ली से भोपाल तक बीजेपी की पूरी मशीनरी मध्य प्रदेश में चुनावी व्यूह रचना में जुटी हुई है। दिल्ली में अमित शाह ने कमान संभाली तो मध्य प्रदेश में शाह की स्पेशल 230 ब्रिगेड मोर्चे पर है। भोपाल से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। देखिए, मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में भी बीजेपी के लिए बहुत सारी अहम वहां पर जिम्मेदारियां हैं, जहां जमीन पर बीजेपी की चुनावी तैयारी आगे बढ़ रही है। लेकिन बीजेपी के राजस्थान प्लान में एक चेहरा गायब है। वो चेहरा है 2 बार राजस्थान की सीएम रही वसुंधरा राजे। तो सवाल ये कि क्या बीजेपी अब राजस्थान में वसुंधरा को माइनस कर अपना गेम प्लान तैयार कर रही है? आयो रे मोदी आयो रे, प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज राजस्थान के रण में उतर चुके हैं, लेकिन एक चेहरा गायब है, वसुंधरा राजे। राजस्थान में बीजेपी के गेम प्लान में वसुंधरा राजे क्यों नहीं दिख रही हैं? क्या बीजेपी राजस्थान में 2 बार सीएम रही वसुंधरा राजे को माइनस कर अपना चुनावी प्लान बना रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी ने अपनी जो 2 कमेटी बनाई, उसमें वसुंधरा का नाम गायब है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रबंधन के लिए कमेटी बनाई गई है। इसकी कमान पूर्व सांसद नारायण पंचारिया को सौंपी गई है। कमेटी में 21 सदस्य हैं, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। ये वो कमेटी है जो विधानसभा चुनाव का मैनेजमेंट देखेगी। 2018 में हुए चुनाव में वसुंधरा को इसी कमेटी में रखा गया था। 2 बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे जी को दोनों ही समितियों में कोई बहुत जगह नहीं मिल पाई, तो उनकी क्या भूमिका रहने वाली? नहीं, सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, अलग अलग कमेटियों में कहीं न कहीं सबको रखा गया। वसुंधरा राजे मौजूदा वक्त में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।
राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा हैं। समर्थकों को उम्मीद थी कि उन्हें गहलोत सरकार के खिलाफ पार्टी अपना चेहरा बनाएगी, लेकिन चुनाव के लिए बनाई गई दूसरी कमेटी स्टेट मैनिफेस्टो कमेटी की कमान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई। इस कमेटी में 25 नेताओं को रखा गया है। इस कमेटी में भी वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। ये जो इस प्रकार की अटकलें लगा रहे हैं लोग बाग, ये बेवकूफ़ी की बात है। अब कब रही है वो, मतलब चुनाव घोषणा पत्र समिति में या चुनाव प्रबंधन समिति में कब रही है? पहले जब वो चुनाव हुआ तो वो प्रदेश अध्यक्ष थी, फिर उसके बाद चुनाव हुआ तो वो मुख्यमंत्री जी थी। पिछले दिनों प्रदेश में हुई प्रधानमंत्री मोदी की कई सभाओं में वसुंधरा की सक्रिय भागीदारी थी, लेकिन दूसरे फ्रंट पर वसुंधरा ने राजस्थान बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना रखी है। वसुंधरा प्रदेश बीजेपी कार्य समिति में गैर हाजिर रहीं। अब बीजेपी की तरफ से घोषित 2 कमेटियों में उनका नाम नहीं होने पर कांग्रेसी भी तंज कस रहे हैं। अभी जो लीडरशिप उनमें सबसे बड़ी मास लीडर तो वसुंधरा जी है बीजेपी में। अब इनका इंटरनल मामला है कि ये अपनी मास लीडर उनको मानते हैं या नहीं मानते हैं। बीजेपी में ये तकरार तब हो रही है जब कांग्रेस में सुलह की शुरुआत हो चुकी है। सचिन पायलट को कांग्रेस कार्य समिति में शामिल किया गया। इसके बाद पायलट के पोस्टर पर गहलोत की तस्वीर दिखी। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी अब आगे क्या करेगी? क्या वसुंधरा को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? इसकी संभावना बाकी है। 2 कमेटियों में जगह नहीं मिलने के बाद वसुंधरा समर्थकों की उम्मीद कैंपेन कमेटी की घोषणा पर टिकी हुई है। समर्थकों को उम्मीद है कि वसुंधरा को कैंपेन कमेटी का संयोजक बनाया जा सकता है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात को लेकर के है तो वह है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर के। बीजेपी ने पिछले दिनों 2 अहम समितियों का ऐलान किया, लेकिन वसुंधरा राजे उन दोनों ही समितियों में नहीं थी। बस इसी से शुरू हो गई ये चर्चा कि क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है। आज द इनसाइड स्टोरी में फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।